है बस की हर एक उनके इशारे में निशां और है बस की हर एक उनके इशारे में निशां और करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 62 है। इसके अंदर जो लफ्ज़ और है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर किया गया है। और का मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी मोर ऑफ द सेम, इट कुड बी टोटली डिफरेंट आइडिया। तो आइए इसको पढ़ते हैं पूरी गज़ल को, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शेर में कहते हैं कि है बस की हर एक उनके इशारे में निशां और है बस की हर एक उनके इशारे में निशां और करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। या रब वो ना समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या रब वो ना समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। अबरू से है क्या उस निगाह नाज को पैबंद, अबरू से है क्या उस निगाह नाज को पैबंद, है तीर मुकर्रर मगर उसकी है कमा और। तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जां और। हर चंद सुबुक दस्त हुए बुत शिकनी में, हर चंद सुबुक दस्त हुए बुत शिकनी में, हम हैं तो अभी राह में है संगे गिरां और। है खून जिगर जोश में दिल खोल के रोता, है खून जिगर जोश में दिल खोल के रोता, होते जो कई दीदाए खूनाबा फिशां और। मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए, मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाएं कि हाँ और। लोगों को है खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा, लोगों को है खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा, हर रोज़ दिखाता हूँ मैं एक दाग निहा और। लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, मरता जो ना करता कोई दिन आहो फुगां और। पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां और ये आखिरी शेर जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर शेर है। तो कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। तो पहला शेर देखते हैं कि है बस की हर एक उनके इशारे में निशां और करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। कोई इसके अंदर मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है। गुमा का मतलब होता है सस्पिशन, किसी तरह का शक आपके दिमाग में आ जाना। तो कहते हैं कि है बस की हर एक उनके इशारे में निशां और, कि महबूब जो है, खूबसूरत महबूब जो है, उसके हर एक इशारे में कोई और ही निशान है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि उसके उसके सारे इशारे, उसके सारे एक्शंस जो हैं, दे आर फुल ऑफ डिसीट। उसके अंदर धोखा छुपा हुआ है। हर एक इशारे में, हर काम में किसी किस्म का धोखा छुपा हुआ है। गालिब साहब इतनी ठोकरें खा चुके हैं इश्क मोहब्बत में, इतनी बार उनके साथ बेवफाई की जा चुकी है, इतनी बार उनसे प्रॉमिसेस किए गए हैं और जो प्रॉमिसेस उसके बाद फुलफ़िल नहीं किए गए, कि अब उनको महबूब के हर एक इशारे में कोई और ही निशान नज़र आता है, कोई और ही बात, कोई और हिडन उसके अंदर इंटेंशन नज़र आती है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। तो कहते हैं महबूब जो इस समय मुझसे मोहब्बत कर रहा है या मुझसे प्यार एक्सप्रेस या अफेक्शन जो है मुझे दिखा रहा है, उस बात पे मुझे गुज़रता है गुमा और। मेरे दिमाग के अंदर गुमान आ रहे हैं, मेरे दिमाग के अंदर शक आ रहे हैं, सम काइंड ऑफ सस्पिशन इज़ अराइजिंग इन माई माइंड। तो ही थिंक्स दैट इट्स ए ट्रिक ऑल्सो, राइट, कि वो इतनी बार उनके साथ बेवफाई कर चुकी है महबूबा, that he thinks that every action is full of deceit, and even in her affection that she's currently apparently showing to him, there is some sort of a trick or deceit hidden in it. उनको विश्वास नहीं हो रहा। इसका दूसरी लाइन का एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि महबूब पे विश्वास नहीं हो रहा, उनको अपनी किस्मत पे भी विश्वास नहीं हो रहा शायद। या तो ओवरऑल बात आपको समझ में आ गई होगी कि है बस एक हर एक उनके इशारे में निशां और करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। महबूब जो है मोहब्बत दिखा रहा है उनकी तरफ और उनके मन में गुमा उठ रहा है कि ये इसके पीछे भी कोई ट्रिक, कोई धोखा है। अच्छा, अगला शेर देखें, ये बड़ा कितना खूबसूरत शेर है। देखें कि या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और। कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है इसके अंदर। तो कह रहे हैं या रब
वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। तो ये बात जो है, ये महबूब के कॉन्टेक्स्ट में भी ये शेर जो है उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी है उसको पढ़ने वालों के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कहते हैं ये दुनिया जो है, चले पहले महबूब के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, या कि महबूब ने ना मेरी बात कभी समझी है पास्ट में, और ना ही कभी फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरी बात समझेगी। तो दूसरी लाइन में कहते हैं दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और। तो कहते हैं यहाँ पे कुछ देर इज़ सम चेंज दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो कहते हैं या तो उनको महबूब को कोई दिल और दे दे तू, ठीक है, और या फिर मेरी ज़बान कोई और दे दे, मेरे को ज़बान बदल दे मेरी, या ताकि मैं किसी डिफरेंट मैनर में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, या फिर उनका दिल बदल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, मेरे इमोशंस को जो है अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगर आप इसको शायरी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो गालिब साहब को सारी ज़िंदगी ये तो गिला रहा ही कि दुनिया जो है उनकी शायरी को समझ नहीं पाई, अप्रिशिएट नहीं कर पाई। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आप इस शेर को पढ़ सकते हैं, या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, कि ये दुनिया वाले जो हैं, ये जो डीपर मैसेज मेरी शायरी के अंदर है, जो इतने सारे मीनिंग्स इसके अंदर छुपे हुए हैं, ये दुनिया को ना कभी समझ में आई और ना कभी समझ में आएगी। या तो इसलिए वो रब से ये कह रहे हैं, खुदा से ये कह रहे हैं कि दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और, राइट, कि या तो उनको दिल कोई और दे दे, उनका दिल बदल दे ताकि मेरी बात उनको समझ में आ सके, या फिर मुझे ज़बान कोई और दे दे, राइट, ताकि मैं बात किसी अलग अंदाज से कह सकूं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है तब्दीली जो है वो ज़रूरी है। तो शेर को फिर से पढ़ देते हैं कि यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और। एज यू कैन सी कि लाइफ की कितनी सारी सिचुएशंस के अंदर जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रही हो, बात समझ में ना आ रही हो किसी को, ये शेर जो है यूज़ किया जा सकता है। अगला शेर देखें कि अबरू से है क्या उस निगाह नाज को पैबंद, अबरू से है क्या उस निगाह नाज को पैबंद, है तीर मुकर्रर मगर उसकी है कमा और। तो ये एक कॉमन सिमिली और मेटाफर शायरी में यूज़ किया जाता है कि जो निगाह नाज, द द ग्लैंस ऑफ कॉकेट्री, जो महबूब की जो निगाह है उसको तीर के साथ कंपेयर किया जाता है। और जो आईब्रोज हैं, अबरू का मतलब है आईब्रो, अबरू जो है उसको कमान, जो बो होता है जिसके अंदर तीर रख के चलाया जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है। या तो दिस इज़ अ कॉमन सिमिली। तो कहते हैं अब लेकिन इस केस के अंदर गालिब साहब जो हैं वो अक्सर जो कॉमन मेटाफर्स होते हैं उनको उसकी उनकी ट्रेडिशनल फॉर्म्स में यूज़ नहीं करते। ही एड्स हिज ओन ट्विस्ट टू इट, वही यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट वो ऐड कर दिया है। तो कहते हैं अबरू से है क्या उस निगाह नाज को पैबंद, पैबंद मीन्स सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन और रिलेशन। तो कहते हैं महबूब की जो निगाह नाज है उसको अबरू आईब्रो से क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है उसका, है तीर मुकर्रर मगर उसकी है कमा और। तो कहते हैं ये तो बात तो पक्की है कि हमारी तरफ एक तीर मुकर्रर किया गया है, ये तीर आके हमारे दिल को लगने वाला है, हमें लगने वाला है, लेकिन कहते हैं उसकी है कमा और। तो कहते हैं आईब्रोज से नहीं आ रहा वो तीर, आईब्रोज की कमान से वो तीर नहीं निकल के आ रहा, वो कहीं और से निकल के आ रहा है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो लफ्ज़ और है, इट ओपन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, राइट। तो इसके अंदर कई मतलब निकल सकते हैं, बट कहने की आई थिंक कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि वो सिर्फ इन आँखों से या इन आईब्रोज के कमान से निकला हुआ तीर नहीं है, वो कहीं दिल के किसी डीप कॉर्नर से निकला हुआ वो तीर है, कहीं दिल की इंटेंशंस ने वो तीर जो है वो छोड़ा है, राइट। तो महबूब के दिल के अंदर एक कोई जज्बा है, कोई पैशन है, या कोई इंटेंशन है, या जहाँ से वो तीर निकल के आया है। वो जिस कमान की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो एक अबरू की कमान नहीं है, वो निगाह नाज दिल में से महबूब के निकल के आई है। तो उसका कमान जो है वो दिल है, या महबूब की इंटेंशंस हैं, या तो अब उस तीर का पर्पज़ क्या है, राइट। तो तीर का पर्पज़ महबूबों को महबूबों का पर्पज़ यही होता है आशिकों को ज़ख्मी करना। तो इस केस के अंदर द ग्लैंस ऑफ द कॉकेट्री इज गोना एक्ट एज एन एरो एंड रियली स्ट्राइक द लवर रियली रियली हार्ड। और किस तरह का वो ज़ख्म तीर देगा ये भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आपको पता है कि वो जो ज़ख्म दिए जाते हैं महबूबों द्वारा वो उसको तो आशिक लोग इन्जॉय करते हैं। तो इस केस के अंदर प्रॉबली जो ज़ख्म तीर देगा महबूब, जो ज़ख्म आशिक को देगा, आशिक जो है वो खुश होगा उस ज़ख्म से, या तो एक ये नॉर्मल तीर नहीं है जो आके आपको फिज़िकली इंजर कर देता है
ये एक गहरा तीर है जो एक गहरा ज़ख्म देगा जिसका आशिक को बहुत मज़ा आएगा, या इसकी एक कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन भी हो सकती है कि मे बी ये जो तीर आ रहा है ये इसके पीछे कोई डिवाइन डायमेंशन है, या तो मे बी ये किस्मत का, पावर का, हायर पावर का, फेट का कमान जो है वो इस तीर को छोड़ रहा है। एनीवेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, लेकिन इसका पॉइंट ये है कि इन्होंने जो अबरूस की कमान से निकले हुए निगाह नाज के तीर की जो सिमिली है, ही हैज़ टर्न्ड इट ऑन इट्स हेड। तो अबरूस से है क्या उस निगाह नाज को पैबंद, है तीर मुकर्रर मगर उसकी है कमां और। अगला शेर देखें, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जां और। तो कह रहे हैं महबूब से कि अगर तू शहर में है तो हमें कोई गम नहीं है, जब हमारा दिल करेगा हम उठेंगे और बाज़ार से जाके एक और दिलो जां को लेके आ जाएंगे। इसके अंदर जो इमेजरी पेश की गई वो ये है कि महबूब जो है वो उसने शहर में कत्लेआम मचा रखा है। तो कहते हैं जब तक तू यहाँ पे है तो बाज़ार में दिलो जां की कमी नहीं है, राइट। तो इन्होंने इमेजिन किया है सम सॉर्ट ऑफ ए बाज़ार और ए मार्केट फॉर स्पेयर पार्ट्स, या लेफ़्ट एंड राइट महबूब जो है उसने कत्लेआम मचा रखा है, या उसके इश्क के मारे हुए जो लोग हैं वो इतने सारे लोग हैं कि उनके दिल और उनकी जान जो है वो बाज़ार में बिक रही है, सस्ते दामों में बिक रही है, या तो दिस इज़ प्योर इमेजरी, या तो जैसे कि कोई बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स का बाज़ार लगा हुआ हो, या बहुत सारे वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स पड़े हों तो वो सस्ते दामों में बिकेंगे, राइट। उनके प्राइसेस बहुत लो होंगे, राइट, क्योंकि इतने सारे हैं वहाँ पे, राइट। सप्लाई एंड डिमांड, तो डिमांड जो है सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है। तो यहाँ पे महबूब ने इतना कत्लेआम मचा रखा है कि आशिकों के दिल और जान सस्ते दामों पे बाज़ार में बिक रहे हैं, दे आर रेडिली अवेलेबल। तो गालिब साहब कहते हैं कि हमें क्या गम जब तक तू शहर में है, ले आएंगे बाज़ार से जाकर दिलो जां और। लेकिन एज ऑलवेज उनका शेर जो होता है, देयर इज़ ऑलवेज वन एडिशनल एंगल टू इट। तो कहते हैं जब उठेंगे, राइट, उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि शायद वो इस समय लेटे हुए हैं, शायद वो खुद इस कगार पे आ चुके हैं कि उनके दिलो जान जो है वो जाने वाले हैं, उनका दिल जो है वो इट्स सो वूंडेड कि वो ख़त्म होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम उठेंगे, जब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि मैं उठ के बाज़ार में जाऊं, तो ले आएंगे बाज़ार से जाकर दिलो जहां और, या तो दो इसकी हाईलाइट्स हैं। एक तो गालिब साहब की अपनी स्टेट, ही ऑल्सो सीम्स वेरी वीक, वेरी वूंडेड, वेरी सिक, आउट ऑफ लव एंड पैशन। और दूसरा ये कि महबूब ने इतना कत्लेआम मचा रखा है, इतने जुल्म किए हैं, इतने आशिकों को मारा है कि आशिकों के दिलो जान जो है बाज़ार में सस्ते दामों पर रेडिली अवेलेबल है। तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जां और। These damaged goods, people's hearts and lives, lovers' hearts and lives are in ample supply in this town. अगला शेर देखेंगे, हर चंद सुबक दस्त हुए बुत शिकनी में, हर चंद सुबक दस्त हुए बुत शिकनी में, हम हैं तो अभी राह में है संगे गिरां और। तो ये बड़ा डीप शेर है। तो सुबुक दस्त होने का मतलब है टू बी लाइट हैंडेड, टू बी निम्बल, राइट। कि अगर आप किसी चीज़ की कोई लेट्स से कि कोई मुश्किल काम है लेकिन आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं तो यू बिकम लाइट हैंडेड, राइट। आपके हाथ को आदत हो जाती है वो काम करने की, इट बिकम्स ईजी, या तो इस केस में हर चंद का मतलब है ऑल दो, या और किस चीज़ में वो सुबुक दस्त या डेक्स्ट्रस या लाइट हैंडेड हुए हैं, बुत शिकनी में। बुत शिकनी का मतलब है बुत मतलब आइडल, या बुत शिकनी का मतलब है टू ब्रेक द आइडल्स, राइट। तो जैसे इस्लामिक ट्रेडिशंस में ये आता है कि यू नो मक्का के एरिया में जो भी बुत थे जिनकी मूर्तियाँ थी उनको तोड़ दिया गया था, राइट। तो ऑब्वियसली एज ए हिंदू दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ ए अनकंफर्टेबल इमेजरी फॉर मी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इस केस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बुत शिकनी को एक थोड़े पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है। गालिब साहब जो हैं वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले हुए हैं, राइट। और उस स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा लगता है कि बुत शिकनी जो है उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है कि विल हेल्प, राइट, कि वो बुतों को तोड़ते हुए जा रहे हैं और उनको आदत हो गई है, बुतों को तोड़ना बहुत आसान हो गया है उनके लिए, या तो अब जिस स्पिरिचुअल जर्नी पे वो निकले हुए हैं उसकी डेस्टिनेशन क्या है, राइट, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये हैं
merger with the divinity, like merger with the God of this world, or to be the true follower of the religious teachings. Yeah. और फना का कॉन्सेप्ट तो उनकी शायरी में बहुत आता ही है, लाइक ओब्लिटरेशन ऑफ योर सेल्फ, ओब्लिटरेशन ऑफ योर ईगो, मर्जर विद द डिविनिटी। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी पे वो निकले हुए हैं। तो वो कहते हैं मैंने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है। वो इसकी इम्प्लीकेशन जैसे मैंने कहा ये है कि उनको कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा इससे। लेकिन कहते हैं कि हम हैं तो अभी राह में है संगे गिरा, और हम हैं, कहते हैं कि एज लॉन्ग एज आई एग्जिस्ट in this road, in this spiritual journey, there will be, or there is an additional heavy stone. संगे गिरा का मतलब है heavy stone। या तो उनका कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे एक्शंस ले लिए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी, या बहुत सारे बुतों को मैंने तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी राह में मेरा अपना एग्जिस्टेंस, मेरा अपना ईगो जो है वो संगे गिरा बन के अभी भी राह में मेरे सामने है। या उनका कहने का मतलब यह है कि his own self, his own ego is the biggest obstacle in this spiritual journey. Like he has overcome many obstacles in the past, yet the biggest obstacle still remains. And that obstacle, that heavy stone is what? Hum hain, right? Ki it's me, it's himself, it's his own ego, his own temptations, you know, that his pride, ego, arrogance, all those human kind of elements of human nature, वो कहते हैं वो सबसे बड़ा जो अभी एलिमेंट है जो मेरी मिस्टिकल नॉलेज, जो मेरी डिवाइन जर्नी जो है उसकी कंप्लीशन को रोक रहा है। कितना खूबसूरत शेर है। अब इसके अंदर और भी पैरेललिज्म्स हैं, जैसे कि उन्होंने सेकंड लाइन में संगे गिरा, संग रॉक, पत्थर का इस्तेमाल किया है। पहली लाइन में बुत शिकनी की बात कर रहे हैं, तो बुत जो है वो भी पत्थरों के बने होते हैं। या और बुत जो है वो खूबसूरत महबूबों को भी कहा जाता है। या तो और महबूबों के दिल भी कहा जाता है पत्थर के बने हुए हैं, राइट। तो बहुत सारी लेयर्स हैं इसके अंदर इमेजरी की। ऐसा हो सकता है कि जिस बुत शिकनी की वो बात कर रहे हैं उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि खूबसूरत महबूबों को वो छोड़ के आगे निकल गए हैं, राइट। खूबसूरत महबूबों की तरफ जो उनकी टेम्पटेशंस थी वो टेम्पटेशंस जो हैं उन्होंने तोड़ डाली हैं, राइट। तो बहुत सारी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राह हमें है संगे गिरा, और कि वो संगे गिरा क्या है, आपका अपना एग्जिस्टेंस, आपका अपना ईगो जो है वो आपकी मिस्टिकल और स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ा होता है। हर चंद सुबुक दस्त हुए बुत शिकनी में, हम हैं तो अभी राह में है संगे गिरा। और तो अगला शेर देखें कि है खूने जिगर जोश में दिल खोल के रोता, है खूने जिगर जोश में दिल खोल के रोता, होते जो कई दीदा एक खूनाबा फिशां। और तो खूने जिगर इज़ ब्लड ऑफ द रिवर, ब्लड ऑफ द लिवर। तो कहते हैं मेरा खूने जिगर जिस समय जोश में है, इट्स इन टर्बुलेंस। या और उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि देयर इज़ लाइक इंटेंस सेंस ऑफ पेन एंड सफरिंग राइट नाउ, ही वांट्स टू क्राई हिज हार्ट आउट, वो दिल खोल के रोना चाहते हैं। लेकिन दूसरी में कहते हैं होते जो कई दीदा ए खुनाबा फिशा, दीदा ए खुनाबा फिशा का मतलब है ब्लड, आइज दैट स्कैटर ब्लडी टीयर्स, राइट। खून के आंसू बिखेरने वाली, खून के आंसू रोने वाली आंखें जो है, कहते होते जो कई, कहते अगर मेरे पास इस तरह के कई दीदा ए खुनाबा फिशा होते तो मैं जी खोल के रो पाता, राइट। है खूने जिगर जोश में दिल खोल के रोता, मैं दिल खोल के रोता, होते जो कई दीदा एक खुनाबा फिशा। और इम्प्लीकेशन ये है द लवर वांट्स टू वीप इंटेंसली, वो खून के आंसू रोना चाहता है इस केस के अंदर, लेकिन उनकी आंखें जो हैं, जो दो ही बख्शी गई हैं उनको आंखें, वो सफिशेंट नहीं हैं उस पेन और सफरिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। इतने वो चाहते हैं कि वो इस दुनिया में खून के आंसुओं का सैलाब बर्पा कर रहे हैं, राइट। इतनी शिद्दत से वो रोना चाहते हैं, बट ही डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू फुली एक्सप्रेस दैट ग्रीफ थ्रू हिज eyes, through his weeping. तो वो कहते हैं कि the blood of my liver is in agitation. Only if I had received many more eyes to scatter bloody tears, then only it would have been possible for me to weep to my heart's content. और ऐसा नहीं है, राइट। उनके पास उनके आंसू जो हैं वो इतनी उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जी खोल के रो सकें। और दूसरी इम्प्लीकेशन ऑब्वियसली ये है कि वो इतना जी खोल के खून के आंसू क्यों रोना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल के अंदर
गम भरा हुआ है, राइट। बहुत ही ज़्यादा उनकी पेन और सफरिंग जो है उसके अंदर बहुत शिद्दत, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है उसके अंदर। है खूने जिगर जोश में दिल खोल के रोता, होते जो कई दीदाए खुनाबा फिशां और। अच्छा, अगला शेर देखें कि मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए। मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाएं कि हाँ और। जल्लाद होता है एग्जीक्यूशनर, जो लोगों को मारता है, जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया हो, जिनके गले काटे जाते हैं। तो इसके अंदर सिनेरियो ये है कि आशिक जो है, या आशिक, काफ़ी सारे आशिक लोग जो हैं उनको लाइन अप किया गया है कत्ल करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए। वहाँ पे एक जल्लाद मौजूद है, और जो पत्थर दिल, जो क्रूअल महबूब है या महबूबा है, वो जल्लाद को कही जा रही है हाँ और, हाँ और, राइट। कि या तो ये कह रही है कि हाँ और उसको शिद्दत से उसका गला काट, या और आशिकों को मार। तो एज आई सेड, और लफ्ज़ जो है उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहते हैं मरता हूँ इस आवाज़ पे, और गालिब साहब जो हैं बेचारे आशिक जो हैं, इवन दो जो महबूबा है वो जल्लाद को कह रही है हाँ इसको और मार, वो कहते हैं मैं इस आवाज़ पे भी फ़िदा हूँ। मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए, कि मेरा सर जो है वो भी अगर उड़ जाए, वो भी काट दिया जाए, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैं इसी बात से खुश हूँ कि मेरे को महबूब की आवाज़ सुनाई दे रही है। कैसी कॉन्ट्राडिक्शन, कितनी खूबसूरत इमेजरी पेश की है कि महबूब जो है वो तो गला काटने के लिए ऑर्डर दे रही है, इस बात पे खुश हो रही है कि आशिक का गला काटा जा रहा है, और जल्लाद को खुशी से बोल रही है या क्रूरलिटी से बोल रही है हाँ और, हाँ इसको और मार अभी। और जो आशिक हैं गालिब साहब, वो कहते हैं मरता हूँ इस आवाज़ पे, मेरा चाहे गला उड़ जाए इस प्रोसेस में, लेकिन मुझे इसी बात पे खुशी है कि मेरे को महबूब की आवाज़ सुनाई दे रही है। So, in other words, the beloved is saying, yes, strike again, yes, deliver another blow. And Ghalib Sahab is so pleased, just at the fact that he's able to listen to her voice, her beautiful sweet voice. He doesn't even care that he's gonna die and that his head is gonna get cut off. मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाए कि हाँ और। अगला शेर देखें कि लोगों को है खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा, लोगों को है खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा, हर रोज़ दिखाता हूँ मैं एक दाग नेहा और। खुर्शीद जहाँ ताब का मतलब है, खुर्शीद का मतलब होता है सूरज, सन। सन दैट वार्म्स द वर्ल्ड, दैट लाइट्स अप द वर्ल्ड, दैट पॉसिबली इवन कैन बर्न द वर्ल्ड, राइट। बहुत ही गर्म चमकता हुआ सूरज। और कहते हैं मैं हर रोज़ दिखाता हूँ मैं एक दाग नेहा और। तो उनके दिल पे, उनके शरीर पे बहुत सारे दाग होते हैं, ज़ख्म या स्कार्स और वुंड्स यार। तो वो दाग उनके शरीर पे, दिल पे बहुत लगे हुए हैं, और बहुत सारे उनमें से छुपे हुए हैं। दागे निहा का मतलब है ए हिडन स्कार और ए वुंड। तो कहते हैं हर रोज़ दिखाता हूँ मैं एक दागे निहा और। बहुत सारे दागे निहा हैं उनके पास। तो कहते हैं एक एक करके मैं दुनिया को रोज़ एक दागे निहा दिखाता हूँ, और उस दागे निहा में इतनी गर्मी है, उसके अंदर इतनी चमक है, शायद खून खून से वो लाल हुआ हुआ है कि लोगों को खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा हो जाता है। तो लोगों को लगता है जैसे चमकता हुआ सूरज आ गया इस दुनिया को चलाने के लिए। तो इसकी इम्प्लीकेशन तो यही है कि जो आशिक का जो दाग है, जो उसका ज़ख्म है, उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी है, उसके अंदर कितनी चमक है, राइट। वो लोगों को इस बात का धोखा हो रहा है कि सूरज आ गया यहाँ पे दुनिया को जलाने के लिए। तो इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्लेमिंग पैशन। और वो ज़ख्म जो हैं, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, राइट। एक तो ये कि जिसने उनको ये ज़ख्म दिए हैं, उसने किस शिद्दत से ये ज़ख्म दिए हैं, उसकी इंटेंसिटी का भी एक एक्सप्रेशन है इसके अंदर। उनके दिल के अंदर कितनी आग लगी हुई है जो कि ज़ख्मों के ज़रिए बाहर इस दुनिया में आ रही है, उसका भी एक इसके अंदर एक्सप्रेशन है। तो ओवरऑल वो कह रहे हैं कि ये सूरज जो है, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू द लवर्स स्कार्स एंड वुंड्स। लोगों को है खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा, हर रोज़ दिखाता हूँ मैं एक दाग निहा और। अच्छा, ये अगला शेर देखें, ये बड़ा ही खूबसूरत वर्ड प्ले है इसके अंदर। तो कहते हैं लेता, अब यहाँ पे एक कॉमा डालें आप, कहते हैं लेता अगर, लेता ना अगर दिल तुम्हें देता, लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन। है। तो इसके अंदर अगर आप बीच वाला पार्ट निकाल दें तो ये रह जाएगा लेता कोई दम चैन। है।
कहते हैं अगर मैंने तुझे दिल ना दिया होता तो क्या होता, मैं कोई दम चैन ले पाता, या करता जो ना मरता कोई दिन, कि अगर मैं मरा नहीं होता, राइट, तो मैं क्या कर पाता, करता आहो फुगा और लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, करता जो ना मरता कोई दिन आहो फुगा और। कहते हैं कि इफ़ आई हैडंट गिवन माई हार्ट अवे, it's possible that I would have taken a few more breaths, or I would have enjoyed few more moments of ease or rest. And if I hadn't died for a few days, I would have made additional sighs and groans. I would have done additional lamentation. तो आहो फुगा का मतलब होता है lamentation effectively, sighs and groans, या जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर मैंने अपना दिल तुझे नहीं दिया होता तो मैं शायद कुछ और दिन चैन ले पाता, चैन की सांसें ले पाता, और अगर मैं मरा नहीं होता तो कुछ और दिन मैं आहो फुगा करता। आई थिंक द ब्यूटी इज इन जस्ट इन द प्योर वर्ड प्ले, द कंपोजिशन ऑफ द शेयर। ओवरऑल इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इन एनी केस उनकी ज़िंदगी जो है शायद बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ही वुड स्टिल हैव बिन इन मिजरेबल स्टेट। अगर वो गालिब साहब ने अपना दिल नहीं भी दिया होता तो क्या होता कि एक दो दिन और उनको चैन की ज़िंदगी जी लेते, वो चैन की सांस ले लेते। अल्टीमेटली उन्होंने दिल देना ही देना था, राइट, या किसी और मुसीबत ने उनकी ज़िंदगी में आना ही आना था। तो ज़िंदगी जो है उनकी मिजरेबल ही रहनी थी। एक आधा दिन और चैन आ जाता, और कहते अगर मैं नहीं मरता तो क्या होता, मैं एक दो दिन और चीख पुकार मचा लेता, राइट। तो हिज लाइफ वुड नॉट हैव बिन मच बेटर इन ईदर केस। दैट इज़ द ओवरऑल इम्प्लीकेशन। इन दोनों लाइन का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, क्योंकि एक तो चैन लेने की बात हो रही है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में आहो फुगा करने की बात हो रही है। शायद इसकी इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि पहली लाइन में जो दिल देने की उन्होंने बात की है और दूसरी लाइन में मरने की बात की है, शायद इसकी एक पोटेंशियल ये है कि शायद उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो एक ही चीज़ है। दिल देना जो है वो जान देने के बराबर ही है। एनीवेज कहते हैं लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, करता जो ना मरता कोई दिन आहो फुगा और। अच्छा, अगला शेर देखें कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां और। नाला जो है वो लेमेंटेशन को कहा जाता है, और नाला जो है वो एक पानी के स्ट्रीम को भी कहा जाता है हमारी ज़बान में, है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत यहाँ पे वर्ड प्ले पेश किया है। तो कहते हैं कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। किसी चीज़ का चढ़ जाने का मतलब है इसका और इंटेंस हो जाना, टू राइज, राइट। तो अगर पानी का नाला कहीं बह रहा है, उसके रास्ते में कोई रुकावट आ गई तो क्या होगा, वो इकट्ठा होके और उसकी हाइट बढ़ जाएगी पानी की, और नाला चढ़ जाएगा और इंटेंस हो जाएगा, राइट। फिर जब उस रुकावट के ऊपर से वो पानी बहेगा या उस रुकावट को हटा के वो पानी बहेगा तो और शिद्दत और इंटेंसिटी से वो नाला, चढ़ा हुआ नाला जो है और डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, या। और दूसरी जगह कहते हैं रुकती है मेरी तबा। तबा का मतलब है नेचर और टेम्परामेंट। तो होती है रवां, और रवां का मतलब है टू फ्लो, राइट। कहते हैं अगर मेरी तबा जो है वो जब रुक जाती है किसी देर के लिए तो वो और इंटेंस होके फिर सामने आती है। मेरा टेम्परामेंट, मेरी नेचर जो है अगर वो ब्लॉक हो जाती है किसी वजह से तो होती है रवां, और देन इट फ्लोज इवन मोर इंटेंसली, या। तो आप देखें कि इसको इमोशनल सेंस में इस शेर को पढ़ा जा सकता है, इसको शायरी के सेंस में भी पढ़ा जा सकता है। तो कहते हैं कि यू नो जैसे कि किसी पानी के स्ट्रीम को अगर रुकावट उसके रास्ते में आ जाए तो वो इकट्ठा होके और राइज करके पानी और इंटेंसिटी से फ्लो करता है। उसी तरह लाइक इट फाइंड्स ग्रेटर फोर्स, राइट, इफ इट्स ब्लॉक्ड। तो इस केस में वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ मेरे शेर व शायरी के लिखने के प्रोसेस में इंटेंसिटी आ जाए, मैं राइटर्स ब्लॉक आ जाए, राइट, मेरा टेम्परामेंट जो है वो किसी वजह से रुक जाए, या, तो फिर मैं जब शायरी लिखता हूँ तो उसके अंदर और शिद्दत आती है, राइट। आई कंपोज विद इवन मोर फोर्स एंड इंटेंस इमोशंस। व्हेन आई कंपोज वेल। तो आई थिंक दैट्स द इंटरप्रिटेशन आई लाइक बेस्ट। अदरवाइज इमोशनल सेंस में ये है कि अगर आपके इमोशंस को कभी ब्लॉक कर दिया जाए, आप उनको एक्सप्रेस ना कर पाएँ, राइट, तो फिर जब वो टूट के बरसेंगे, जब वो इमोशंस, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से बरसेंगे। तो वो भी एक इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। आपने अपने नालों को, लेमेंटेशन को, अपनी चीख पुकार, रोने को भी अगर रोक रखा हो तो एक दम तक वो चढ़ते जाएंगे आपके अंदर। थिंग्स विल कीप ऑन बिल्डिंग अप इनसाइड यू, और फिर जब वो रवां होंगे
तो फिर वो बहुत फोर्स से निकलेंगे, इमोशंस भी और आंसू भी और रोना पुकारना और नाले भी। पाते हैं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और ये आखिरी शेर, ये तो आपने सुना ही होगा। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर का मतलब है शायर, इस केस के अंदर वर्ड स्मिथ्स, या तो कहते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और अंदाज़ बयां का मतलब है द स्टाइल ऑफ हिज एक्सप्रेशन। तो गालिब साहब यहाँ पे अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, कहते हैं बहुत सारे शायर हैं इस दुनिया में, लेकिन सब लोग, ज़माना कहता है कि गालिब का अंदाज़ बयां जो है वो और ही है, वो सबसे अलग है, वो सबसे डिस्टिंक्ट है, सबसे अच्छा है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।